Hello everyone. Today I want to discuss about रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जिसे हम ट्रेड ब्लॉक्स भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मीनिंग देखेंगे। देन हम उसके लेवल्स देखेंगे कि कितने लेवल्स होते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। इन लेवल्स को हम डिग्री भी बोल देते हैं, फॉर्म्स या फिर टाइप भी बोल देते हैं। देन हम कुछ पॉपुलर ट्रेड ब्लॉक्स बने हुए हैं जैसे कि सार्क, एशियान, नाफ्टा और यूरोपियन यूनियन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मीनिंग देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है इसका। तो जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो कुछ कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है ताकि जो जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं जैसे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स उनको रिमूव किया जा सके और गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेड है उसका फ्री फ्लो हो सके। ठीक है, अब जो ये टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर हैं ये क्या होते हैं। देखो, टैरिफ बैरियर का मीन होता है टैक्सेस या फिर ड्यूटीज़। ठीक है, इसमें हम जैसे कि कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी क्या होती है कि जब भी एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है ना तो उसे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ठीक है, अब अगर वो इंपोर्ट करते टाइम अगर कस्टम ड्यूटी पे करेगी तो जो सामान उसने इंपोर्ट करा है एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से वो सामान महंगा हो जाएगा। ठीक है, अब सामान महंगा होने के कारण वो कंट्री जिसने इंपोर्ट कर रखा है वो डिस्करेज हो जाएगी और इंपोर्ट भी आगे से थोड़ा मतलब धीरे धीरे कम करने लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो एक कस्टम ड्यूटी लगती है ना ये होता है टैरिफ बैरियर। ठीक है, टैरिफ बैरियर का एग्जांपल है ये। और जो नॉन टैरिफ बैरियर है, नॉन टैरिफ बैरियर का एक एग्जांपल हम जैसे कोटा सिस्टम ले सकते हैं। जैसे कोटा सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक मतलब लिमिट फिक्स कर देती है, जैसे कि एक क्वांटिटी फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने कि जैसे इंपोर्ट कोटा में है कि एक गवर्नमेंट जो है ना वो दूसरी जैसे एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री से एक क्वांटिटी तक ही जो है वो सामान इंपोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये कोटा जो है नॉन टैरिफ बैरियर का एक एग्जांपल है। तो ऐसे जो ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर हैं ये ना लगे, इन बैरियर्स को रिमूव किया जा सके और गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेड है उसका फ्री फ्लो हो सके, इसलिए कुछ कंट्रीज़ मिलके ग्रुप बना लेती है और एग्रीमेंट कर लेती है आपस में। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आते हैं इसके लेवल्स। तो देखो इसके कितने लेवल्स होते हैं, इसके 5 लेवल्स होते हैं। जैसे पहला लेवल है इसका FTA जिसे फ्री ट्रेड एरिया बोलते हैं। सेकंड है CU स्टैंड्स फॉर कस्टम यूनियन। थर्ड है CM स्टैंड्स फॉर कॉमन मार्केट। फोर्थ है EU की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक यूनियन। और फिफ्थ है PU स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल यूनियन। तो सबसे पहले हम FTA लेते हैं। तो FTA क्या है, देखो फ्री ट्रेड एरिया। FTA में क्या होता है कि इसमें मतलब जो भी मेंबर कंट्रीज़ है ना वो आपस में ट्रेड करते टाइम ना उनके जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है, बट जो मेंबर कंट्रीज़ है ना वो अगर किसी नॉन मेंबर कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड करेगी तो वो कंट्री जो है मेंबर कंट्री अपनी मतलब खुद के जो रूल्स और पॉलिसीज़ है ना वो अप्लाई करेगी उस नॉन मेंबर कंट्री के ऊपर। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना और जापान है। ठीक है, तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, अब वो आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट करने के कारण इंडिया, चाइना और जापान जब भी आपस में ट्रेड करेंगी तो ट्रेड करने के कारण क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है तो उनके तो सारे ट्रेड बैरियर जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। बट अगर जैसे इनकी एक मेंबर कंट्री जैसे इंडिया है, अगर ये इंडिया किसी नॉन मेंबर कंट्री जैसे श्रीलंका के साथ अगर ट्रेड करेगी ना तो अब श्रीलंका के साथ तो इंडिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है उनके बीच में। तो अब इसलिए इंडिया जो है श्रीलंका के ऊपर अपने खुद की कंट्री के जो भी रूल्स है ना, पॉलिसीज़ जो भी बना रखी है उसने नॉन मेंबर कंट्रीज़ के लिए, वो श्रीलंका के ऊपर वो अप्लाई करेगी। ठीक है, देन सेकंड इसका लेवल लेते हैं हम CU। अब CU स्टैंड्स फॉर कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में भी क्या होता है कि देखो
इसमें ये FTA वाली जो फीचर है ना, वो रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स वाली, वो वाली भी इंक्लूड कर दी जाएगी। और साथ में इसमें क्या होता है, इसमें ना जो मेंबर कंट्रीज हैं वो नॉन मेंबर कंट्री के लिए एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें ना हम वही ये FTA वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे इंडिया, चाइना और जापान जो हैं आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, और मतलब ये अगर वो तीनों कंट्रीज़ जो हैं आपस में ट्रेड करेगी, तो आपस में ट्रेड करने के कारण उनके तो सारे ट्रेड बैरियर्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर जैसे कि इनमें जो मेंबर कंट्री है वो जैसे इंडिया अगर श्रीलंका के साथ, जो कि नॉन मेंबर कंट्री है, तो अगर इंडिया श्रीलंका के साथ जब भी ट्रेड करेगी ना, तो अपने खुद की कंट्री मतलब जो उसने फिक्स कर रखे नॉन मेंबर कंट्री के लिए, वो रूल्स पॉलिसी अप्लाई नहीं करेगी, बल्कि एक मतलब ये कॉमन बना लेते हैं, कॉमन पॉलिसी। ये जिन भी कंट्रीज़ के बीच में जो मतलब वो हुआ ना एग्रीमेंट, तो वो मेंबर कंट्रीज़ जो हैं नॉन मेंबर कंट्री के लिए एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी बना लेते हैं, और वो कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी ही अप्लाई करेगी, ठीक है। देन हम लेते हैं थर्ड लेवल, कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या होता है कि अब कॉमन मार्केट में भी वही वे दो फीचर तो इसमें इंक्लूड होंगी ही। फर्स्ट, रिमूविंग बैरियर, सेकंड, कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी, और जो थर्ड फीचर इसमें क्या आ जाएगी कि मतलब इसमें ना जो है फ्री मूवमेंट होगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लेबर है, कैपिटल है, ठीक है। तो जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इन पर कोई भी बैरियर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है, इनका भी फ्री फ्लो होगा। अब फोर्थ हम लेते हैं इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है, इकोनॉमिक यूनियन में ना अब इकोनॉमिक यूनियन में एक फीचर ये ऐड हो जाएगी कि इनकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनकी एक कॉमन करेंसी होगी, एक कॉमन टैक्स रेट होगी, कॉमन बजटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होगी, ठीक है। मीन्स वो जो पहली फीचर थी ना FTA, CU और CM वाली, तीनों की फीचर तो ऐड होंगी ही। जैसे कि फर्स्ट क्या थी, वो रिमूविंग ट्रेड बैरियर, सेकंड कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी, थर्ड फ्री फ्लो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड फोर्थ इसमें क्या फीचर आई कि कॉमन करेंसी होगी, कॉमन टैक्स रेट होगी, कॉमन बजटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी भी होगी, ठीक है। तो ये है, और हमारा लास्ट में है PU स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल यूनियन। तो पॉलिटिकल यूनियन में क्या है कि इसमें एक और फीचर इसमें क्या ऐड होगी, देखो इसमें ना मतलब इन जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनकी गवर्नमेंट भी एक ही हो जाएगी, ठीक है। अब मतलब इसमें जो है 5 फीचर हो जाएंगी, 4 वो पहले वाली और एक कॉमन गवर्नमेंट वाली। अब देखो 5 फीचर काउंट करते हैं कौन कौन सी हैं इसके अंदर। अब वही फर्स्ट कौन सी थी, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, सेकंड कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी, थर्ड फ्री फ्लो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फोर्थ कॉमन करेंसी और टैक्स रेट और कॉमन बजटरी और मॉनेटरी पॉलिसी वाली। और जो पांचवी है वो कौन सी हुई, लास्ट फीचर इसकी कि कॉमन गवर्नमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 लेवल्स थे इसके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, जिन्हें हम डिग्री भी बोल देते हैं, डिग्री या टाइप्स भी, ठीक है। अब आगे आता है, ये कुछ मेजर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस बने हुए हैं जिन्हें ट्रेड ब्लॉक्स भी बोल देते हैं। तो देखो ये यहाँ पे 4 हैं ये कुछ पॉपुलर ये इंटीग्रेशंस, जैसे कि पहला सार्क है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सेकंड है एशियान, एशियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। थर्ड है नाफ्टा, नाफ्टा की फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और लास्ट में ये EU, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इस EU की फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन यूनियन। तो हम सबसे पहला क्या लिया हमने, सार्क। तो देखो शार्क से शुरू करते हैं। शार्क की फुल फॉर्म मैंने बताई आपको, साउथ एशियन
एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो देखो क्या होता है ये सार्क। सार्क एक ये ना साउथ एशियन कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और मतलब जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो सार्क की मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये सार्क जो है ना ये साउथ एशियन कंट्रीज़ के इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और कल्चर को डेवलप करने और मतलब ये एम्फसाइज मीन्स क्या होता है, मीन्स बढ़ाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये जितनी भी मतलब साउथ एशियन की जो कंट्रीज़ थी साउथ एशिया की, उन कंट्रीज़ का डेवलपमेंट करने, वहाँ के कल्चर का डेवलपमेंट करने और ये इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इनको भी एम्फसाइज करने के लिए बनाया गया था। फिर देखो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और मेंबर नेशंस कौन कौन से हैं इसका ये देखो। देखो इसके एस्टेब्लिशमेंट है ना वो 8 दिसंबर 1985 में ढाका के अंदर हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है। काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है। अब देखो इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, अमजद हुसैन बी साहिल। ठीक है, और जो इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था वो कौन था, अबुल एहसन। अच्छा, इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 8 हैं। 8 मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसकी, अफ़गानिस्तान, मालदीव, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, ये इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। फिर आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव ना साउथ मतलब जितने भी साउथ एशिया के पीपल्स थे उनके वेलफेयर को प्रमोट करना था और वहाँ के जो पीपल्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना था, जैसे कि उनके मतलब साउथ एशियन पीपल्स को जैसे कि बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करा के ऐसे। ठीक है, फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव था उनका कि मतलब वहाँ पे जो है इकोनॉमिक मतलब ये इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और ये कल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, एक्सिलरेट करना। ठीक है, और फिर ये मतलब उन कंट्रीज़ का जो है ना दूसरी कंट्रीज़ के साथ मतलब कोऑपरेशन को बढ़ाना। ठीक है, और फिर उन कंट्रीज़ को जो है सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है मतलब उनमें आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। ठीक है, फिर आती है इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कि कौन कौन सी सार्क की ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। अब ऑब्जर्वर कंट्रीज़ मीन्स क्या होता है, देखो ऑब्जर्वर कंट्री का मीनिंग होता है कि जो भी कंट्री मतलब सार्क की मेंबर कंट्री नहीं है, मतलब नहीं है ना, मतलब जो भी नॉन मेंबर कंट्री है वो नॉन मेंबर कंट्री के होते हुए भी उन कंट्रीज़ को कुछ प्रिविलेजेस दी गई होती हैं ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके इन ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ऑब्जर्वर कंट्री सार्क की। पहली हमारी है ये ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है चाइना, थर्ड है ईरान, फोर्थ है जापान, फिर फिफ्थ है साउथ कोरिया, सिक्स्थ है मॉरिशियस, सेवन्थ है म्यांमार, एट्थ है यूएसए और नाइन्थ है यूरोपियन यूनियन। फिर सेकंड हमारा ट्रेड ब्लॉक है एशियान। ठीक है, तो एशियान देखो, एशियान जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का ग्रुप है और 10 इसकी जो है मेंबर कंट्रीज़ 10 हैं। ये ग्रुप जो है इन 10 मेंबर कंट्रीज़ में ना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, पीस और प्रोस्पेरिटी को स्टेबल करने और प्रमोट करने के लिए काम करता है। ठीक है, अब देखो इसके एस्टेब्लिशमेंट जो है 8 अगस्त 1967 में जो है बैंकॉक के अंदर हुई थी। अब देखो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता के अंदर है, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। फिर देखो इसका प्रेसिडेंट जो है वो लिम जोक हई जो कि ब्रुनेई से है। ठीक है, अब मेंबर कंट्रीज़ जो है इसकी 10 हैं। कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, ये म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई और कंबोडिया, ये 10 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। फिर पर्पस देखो एशियान के पर्पस, इसके 2 मेन पर्पस हैं कि पहला तो ये है कि साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ाना, एक्सिलरेट करना। सेकंड है वहाँ की रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। ठीक है, थर्ड ट्रेड ब्लॉक आता है हमारा नाफ्टा।
देखो नाफ्टा क्या है, नाफ्टा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। अब नाफ्टा में देखो, नाफ्टा जो है ना ये मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के बीच जो एक ट्रेडिंग एग्रीमेंट है। नाफ्टा को ना इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो मतलब वे इनकी जो मेंबर कंट्रीज़ है ना उनकी ट्रेडिंग कॉस्ट को कम किया जा सके, बिजनेस वहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, और जो नॉर्थ अमेरिका को ग्लोबल लेवल पे और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। ठीक है, फिर आते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। इसके एस्टेब्लिशमेंट जो है 1 जनवरी 1994 में हुई थी। इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ये कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट हैं, और इसकी लैंग्वेजेस जो हैं वो इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच हैं। फिर इसके पर्पज़ देखो क्या क्या है पर्पज़ नाफ्टा के। तो पहला पर्पज़ नाफ्टा का कि मतलब ये जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं इनमें न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, और जितने भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, और मतलब वहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हांस करना, बढ़ाना। और जो है फिर मतलब ये नाफ्टा जो है ये भी चेक करता है कि मतलब नाफ्टा का एक मतलब मेन काम ये भी होता है कि इन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में मतलब मेंबर कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स वगैरह भी मतलब इनको अवेलेबल हो सके। फिर देखो लास्ट में हमारा आता है EU। EU स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन जो है ना वो ये 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं EU की, और ये 27 मेंबर कंट्रीज़ का ना ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है जो कि यूरोप में सिचुएट है। ठीक है, इसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 में। अब इसकी जो है 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। ठीक है, ब्रुसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी 24 हैं। ठीक है, अब इसकी जो 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, रोमानिया, ग्रीक, पुर्तगाल, डेनमार्क, बेल्जियम, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, लुथानिया, स्लोवेकिया, माल्टा, स्लोवेनिया, सिप्रस, लिताविया और एस्टोनिया। ठीक है, ये इसके 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं। फिर आते हैं पर्पज़, क्यों बनाया गया था EU। देखो यहाँ पे इसके 4 पर्पज़ दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा है स्टेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो EU का सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव है कि मतलब वे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। ठीक है, कि मतलब वहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना, और मतलब प्राइस में स्टेबिलिटी लेके आना। ठीक है, सेकंड है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या आएगा कि EU जो है, EU का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये क्या है कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी में मतलब प्रोग्रेस करना, मतलब एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट करना, और उसके साथ साथ जो है स्किल्ड वर्क फोर्स और जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन है ना उसके भी मतलब हाई स्टैंडर्ड्स को अचीव करना। ठीक है, फिर मतलब नेक्स्ट क्या है, ये इंटरनल मार्केट। इंटरनल मार्केट में क्या है कि मतलब इसमें जो यूरोप के अंदर ही स्मूथ और एफिशिएंट ट्रेड कराना है। ठीक है, और जो वहाँ के कंपनीज़ है ना, कंपनीज़ के बीच में जो भी कंपटीशन है वो फ्रीली और फेयरली हो सके। ठीक है, इसलिए भी ये EU इस मतलब एस्टेब्लिश किया गया था। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, EU में मतलब EU का एक मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना मतलब सोशल एक्सक्लूजन को भी प्रिवेंट करना था। ठीक है, मीन्स वहाँ पे ना मतलब पॉवर्टी वगैरह को भी रिड्यूस करना, और जो मैन और वुमेन हैं उनमें भी इक्वालिटी पर जोर देना, और जो माइनॉरिटी हैं उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ठीक है, तो ये मतलब कुछ पॉपुलर ये वो थे ट्रेड ब्लॉक्स थे। ठीक है, तो हमने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मीनिंग देखा, उसके लेवल देखे, देन कुछ पॉपुलर जो ट्रेड ब्लॉक्स थे उनके बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है, तो थैंक यू।